हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट है जे कटलर के बारे में। और जे कटलर ने अपने पॉडकास्ट पर अभी बताया है कि वो निक वॉकर को एक सीरियस कंटेंडर मानते हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। That's the big problem. Nick Walker's a big problem. Of He's a course. big problem for the top guys we've been talking about for the last couple of shows. I mean, he missed the Olympia, he missed the Arnold Classic. Is he the guy that is going to stir this thing up come October? For sure. He's I mean, we assume he's walking into New York and collecting another New York title, right? it's I never mean, the say way he is. I saw him yesterday. Yeah, Yeah. for sure. I mean, he he's is the very biggest driven. favorite. Yeah. You know, I mean, next to Hadi, he's the only other person that gets in that type of condition, in those top guys. Yeah. He's improving too. I mean, you saw the pictures, right? Yeah. I mean, his legs looked more dense from behind. I mean, Yeah. I mean, he had a little bit of injury, right? So he couldn't really train legs, maybe 100%. they look pretty good in the latest update pictures. And yeah, Maybe that was good for him to take. एंड ही टोटली बिलीव्स इन निक वॉकर। जिस तरह से वो हार्ड वर्क करते हैं, जिस तरह से उनकी टेक्निक है इन एवरीथिंग। और ऐसा क्यों ना हो, दे हैव मोस्टली सेम फिजिक। मतलब जे कटलर की फिजिक भी आप जानते हो कभी इतनी एस्थेटिक नहीं रही। एक ब्लॉकी वेस्ट जे कटलर के साथ भी रही है हमेशा से। और जे कटलर की टेक्निक, जिस तरह से वो वर्कआउट करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में वर्कआउट करते थे। और वही चीज़ हम निक के साथ भी देखते हैं। इसीलिए निक की टेक्निक को, निक की वर्कआउट को, माइंड मसल कनेक्शन जिस तरह से वो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा जे कटलर अप्रिशिएट करते हैं। एंड ही इज़ वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद निक की फिजिक, निक की इंप्रूवमेंट्स। जे ने इनफैक्ट यहाँ तो आपने देखा ही है कि ये तक बोल दिया कि नेक्स्ट टू हार्डी, अगर हार्डी जैसी कंडीशनिंग कोई ला सकता है टॉप के कंटेंडर्स में से, तो वो सिर्फ निक वॉकर हैं। उनके अलावा और कोई नहीं ला सकता वो कंडीशनिंग जो हार्डी को मैच कर सके। और इस बात पे वी आर टोटली अग्रीइंग, क्योंकि हमने खुद देखा है गाइस, कोई भी, इवन डेरिक, सैमसन, कोई भी हो टॉप का कंटेंडर उस तरह की कंडीशनिंग नहीं ला पाता। अगर हार्डी को कोई मैच कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, तो वो है सिर्फ निक वॉकर। बाकी अब चलते हैं इसी बात पे नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि आंद्रे फर्ग्यूसन के बारे में। तो आंद्रे फर्ग्यूसन को हमने काफ़ी टाइम से ना कवर नहीं करा चैनल पर, अभी ऐसा कुछ खास हो भी नहीं रहा था। बट अभी मुझे पता लगा कि नेक्स्ट 7 वीक्स में आंद्रे फर्ग्यूसन स्टेज पर चढ़ने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने। यस गाइस, न्यूयॉर्क प्रो में आंद्रे फर्ग्यूसन हमें कम्पीट करते हुए देखेंगे। और यही नहीं, आंद्रे फर्ग्यूसन ने ये भी बोला है कि इसके बाद ही इज़ गोइंग टू डिसाइड कि वो दुबई प्रो में कम्पीट करते हैं या नहीं। बट चांसेस आर वेरी हाई कि वो हमें कम्पीट करते हुए दिख जाए। और अगर वो कम्पीट करते हैं गाइस, तो सोचो कायरन होल्डन, एरिन बैंक्स और आंद्रे फर्ग्यूसन, फिर से वही लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट का लाइनअप बन जाएगा। बाकी आंद्रे फर्ग्यूसन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैन फिजिक गाय। मतलब इतने अच्छे प्रपोर्शंस, इतने अच्छे मसल्स सारे पॉप आउट करते हुए गाइस, बहुत ही बबली राउंड मसल बैलीज हैं आंद्रे फर्ग्यूसन की। आप ऊपर से इनकी बैक देखो, किस कदर डायल्ड इन है, किस कदर डिटेल्ड है। एक ज़बरदस्त टेपर और बहुत ज़्यादा मसल मैच्योरिटी। इनकी फिजिक में मुझे कोई कमी नहीं लगती। बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक ये कैरी करते हैं। अब न्यूयॉर्क प्रो में हु एल्स इज़ कम्पीटिंग, कौन इनके सामने कम्पीट कर रहा है, कौन इनको टक्कर देगा, इस बारे में गाइस कुछ भी अभी अपडेट नहीं है कि न्यूयॉर्क प्रो में मेंस फिजिक डिवीजन में और कौन कम्पीट करने वाला है। बट यस, ये तो कम्पीट करेंगे। हाँ, मे भी अली बिलाल गाइस। अली बिलाल अभी मैं नेक्स्ट अपडेट में कवर करता हूँ। बट अली बिलाल मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, बिकॉज 7 वीक्स आउट हैं, वो भी अभी अपनी लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि इनकी ये अपडेट देखोगे आप, इन्होंने पोस्ट करी थी 7 वीक्स आउट की, आज ही इन्होंने पोस्ट करी अपनी स्टोरी पर। और देखो कितने ज़्यादा श्रेडिड, कितने ज़्यादा डायल्ड इन ये ऑलरेडी लग रहे हैं। और उस पर ये खुद इस तरह से बोल रहे हैं कि 7 वीक्स आउट हूँ मैं, फिर भी देखो कैसा दिख रहा हूँ। बट देन अगेन गाइज, आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग यहाँ पर है। बाकी इस चीज़ से, अली बिलाल की फिजिक से हम कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकते, बिकॉज हमेशा से वो इतने ही श्रेडिड दिखते हैं, हमेशा ही इतने डायल्ड इन दिखते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्ड वो हमेशा ही दिखते हैं। तो लाइटिंग यस अच्छी है, थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हुई होगी, बट उसके बाद भी अली बिलाल इज़ लुकिंग रियली गुड। बट उसके बाद गाइज, ही हैड टू ब्रिंग अप हिज बैक। इनको अपनी बैक पे वर्क करना था, साथ ही मसल मास, इनको अपनी मसल मास ब्रिंग अप करनी थी। मसल मास इनके पास कम थी अभी के हिसाब से, क्योंकि देखो लास्ट ईयर इनका इतना अच्छा नहीं गया, जबकि 2022 में इनका डेब्यू ईयर था। उस ईयर में टॉप 10 इन्होंने क्रैक कर लिया था, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं करी। और उसके बाद देखो टॉप 10 से बाहर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने एक लंबा गैप लिया, ऑफ सीजन लिया, अब साइज़ देखो इंक्रीज लग रहा है। बट उसके बाद भी स्टेज पर जब ये दूसरे कंपेटिटर्स के साथ में खड़े होंगे, उस वक्त एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी कि हाँ कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। बाकी अगर इसी शो में आंद्रे फर्ग्यूसन के साथ ये, यानी कि न्यूयॉर्क प्रो में ही कम्पीट कर रहे हैं, तो मैन मुझे इनके चांसेस थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, बिकॉज आंद्रे फर्ग्यूसन इज लुकिंग डेडली। इनकी बैक देखो किस कदर डायल्ड इन लग रही है गाइस। मतलब ये डिटेल्स की राउंडनेस एक अलग ही लेवल की है। तो मुझे नहीं लग रहा आंद्रे फर्ग्यूसन को ये बीट कर पाएंगे। बट हाँ, देखते हैं, शो देखने में मज़ेदार रहेगा। अली बिलाल इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। वो काफ़ी अच्छे टाइम बाद ये कम बैक कर रहे हैं इंप्रूवमेंट्स करने के बाद, तो देखने में मज़ा आएगा। बाकी 7 वीक्स आउट के हिसाब से जैसे लग रहा है, अगर एक्चुअल में इनकी फिजिक इसके आसपास भी लग रही है, लाइटिंग का इतना ज़्यादा कमाल नहीं है, तो मैन 7 वीक्स में ही खतरनाक हो जाएंगे, बिल्कुल ही खतरनाक। तो वो चीज़ एक इनके हक में जा सकती है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो अब नेक्स्ट अपडेट है गाइस,
हंटर लब्राडा की। और हंटर लब्राडा अपने बिगेस्ट स्टेज वर्जन के साथ हमें दिखे गेस्ट पोजिंग करते हुए। अभी कल मैंने कवर कर दिया, सैमसन डॉडा गेस्ट पोजिंग कर रहे थे, वैसे ही एक शो में हमें हंटर भी पोजिंग करते हुए दिखे और अपने कैप के साथ दिखे। हमेशा ये कैप पहने होते हैं गेस्ट पोजिंग करते हुए, पता नहीं क्यों, काफ़ी इस चीज़ के लिए ट्रोल भी होते हैं, लेकिन अब इनका एक सिग्नेचर बन चुका है कि गेस्ट पोजिंग अगर हंटर लब्राडा कर रहे होंगे तो वही कैप पहने ही होंगे। बाकी बिगेस्ट स्टेज वर्जन जो मैं बोल रहा हूँ वो है 295 पाउंड्स, मतलब गाइज बिल्कुल 300 पाउंड्स को ये टच कर रहे हैं। अब तक इतना हैवीएस्ट ये नहीं गए और इसके बाद भी इनको ऑफ सीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इनको और भी मसल मास ऐड करनी है। इनके कोच ने अभी इन्हें गो अहेड नहीं दिया है कि आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर दो। प्रेप अभी ये बाद में स्टार्ट करेंगे, 1-1.5-2 महीने बाद। अभी तो इनको और मसल मास गेन करनी है और ज़्यादा ऑफ सीजन में डीप जाने वाले हैं। बाकी ही वॉज डिसेंटली कंडीशन, इतने वेट के ऊपर भी अच्छी खासी कंडीशन की थी, डिटेल्स दिख रही थी, विजिबल थी इवन ऑन दिस मास। जबकि अभी कंप्लीट नहीं करने वाले, बल्कि दिस ईयर गाइज मैं सच में बता रहा हूँ कि ये हेड टर्न करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पीपल आर स्लीपिंग ऑन हिम, बट हंटर लब्राडा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं लास्ट ईयर से ही। लास्ट ईयर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके हमें दिखा दी और इस साल भी ही इज़ गोइंग टू डू द सेम। बाकी यस, चेस्ट में जो इनके इंजरी हुई थी पैक्टियर वगैरह, वो अभी भी इनके चेस्ट को थोड़ा सा वियर्ड सा दिखा रहा है, लेकिन हाँ उस पर टोटली वर्क कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे लगता है थोड़ा टाइम अगर देंगे तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज चार्ल्स ग्रिफिन के साथ भी सेम ही हुआ था और हम देख रहे हैं कि टोटली हिज चेस्ट इज इम्प्रूविंग और इतना ज़्यादा उनकी प्लेसिंग पे अभी तक तो फ़र्क नहीं पड़ा है। बट यस, लास्ट ईयर बहुत सारे एथलीट्स नहीं थे, तो इस साल देखते हैं कैसा जाता है। लेकिन हाँ गाइस, हंटर लब्राडा बहुत अमेजिंग लग रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्रीकी टाइप लग रहे थे पहली बार ये। अब अगर चलें दुबई प्रो पे, तो गाइस दुबई प्रो का प्राइस मनी रिवील हो गया है और आपको देख के ना मज़ा आ जाएगा, इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा प्राइस मनी यहाँ का रखा है। अब देखो ओपन डिवीजन में विनर को मिलेंगे $100,000 विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। सेकंड प्लेस को 40,000, अगर ऐसे ही आप देखोगे तो फिफ्थ प्लेस तक को, यानी कि जो पाँचवा आएगा उसको मिलेंगे $2,000, मतलब आपको तब भी अच्छा प्राइस मिल ही जाएगा। जबकि क्लासिक डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर विनर को मिलेंगे 60,000। अब इसमें कौन कौन compete कर रहा है उसकी बात मैं अभी करता हूँ, मेरे पास डिटेल है उसके बारे में भी। लेकिन 60,000 टू द विनर और फिफ्थ प्लेसर को $1,000 उसके बाद भी मिल जाएंगे और सेकंड प्लेसर को $30,000 गाइस, मतलब $30,000 आप सेकंड आओगे तब भी। ये तो विनर के प्राइस मनी से भी बहुत ज़्यादा है कई सारे शोज़ के कंपैरेटिवली, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था ना भी कुछ टाइम पहले माइकल डबूल कंप्लेन कर रहे थे कि विनर को $2,000 मिले थे, उसके बाद भी उसमें से भी टैक्स काफ़ी डिडक्ट हुआ था, तो $2,000 एज अ विनर और यहाँ पे सेकंड प्लेसर को $30,000 विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब देखो मेंस फिजिक को, मेंस फिजिक डिवीजन में मिल रहा है यहाँ पे विनर को 40,000 और मिस्टर ओलंपिया में विनर को मिलते हैं 50,000, तो सिर्फ $10,000 का डिफरेंस है। उसके अलावा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो सब यहाँ पर कूद पड़ेंगे मेंस फिजिक के। तो और मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगेगा इसकी, अगर आप देखोगे ना 212 डिवीजन भी है यहाँ पर, लेकिन 212 के विनर को मिला 20,000। अब 212 डिवीजन के विनर को मेन फिजिक डिवीजन के विनर से भी कम प्राइस मनी मिल रहा है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, बिकॉज 212 डिवीजन एक ऊपर का डिवीजन है मेंस फिजिक से, सबसे लास्ट में मेंस का अगर कोई डिवीजन आता है तो मेंस फिजिक आता है। बट यहाँ पर देखो 212 डिवीजन के विनर को 20,000 मिल रहा है, ये भी एक तरह से बॉडी बिल्डर ही है फुल ऑन, बस एक वेट कैप के साथ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन हाँ प्राइस मनी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पूल इन्होंने बनाया है सबके लिए, इसीलिए बहुत सारे एथलीट्स हमें यहाँ कम्पीट करते हुए दिखने ही वाले हैं। बाकी इसके बाद गाइस मैं बात करना चाहूँगा रीगन ग्राइम्स की। रीगन ग्राइम्स कम्पीट कर रहा है वैंकूवर प्रो में, जो मैंने लास्ट अपडेट में भी बताया था, और इस वक्त अपने चेस्ट को और अपने आर्म्स को दोनों को इंप्रूव करने की बिल्कुल जद्दोजहद में लग गए हैं, बिकॉज इनके आर्म्स आप देखते हो डायरेक्ट जैसे ही हैं, एक तरह से डायरेक्ट का टॉलर वर्जन है। फ्रंट से इनकी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं आती, बैक से ही इज़ वेरी गुड, इनकी हैमस्ट्रिंग वगैरह, इनकी बैक की डिटेल्स, कंडीशनिंग वगैरह सब ये बिल्कुल नेल कर लेते हैं, लेकिन फ्रंट से इनके साथ इश्यूज़ रहते हैं और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना विजिबल होती है। ट्रेन ये भी देखो माइलोस के साथ ही कर रहे हैं, लोग तो इन्हें यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप भी माइलोस के साथ ट्रेन मत करो, माइलोस को छोड़ दो, लेकिन अब मुझे नहीं पता लोग क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ट्रेन माइलोस के साथ ही कर रहे हैं। और इस साल क्या ये टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे? लास्ट ईयर तो देखो कैसे ना कैसे इन्होंने 9th प्लेस ले आए थे, 9th प्लेस थी इनकी मिस्टर ओलंपिया में, लेकिन इस बार मुझे कंपटीशन देख के बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हो सकता है 1% ये भी चांसेस है कि क्वालिफाई करने में भी इनको खासी दिक्कतें आ जाएं, बिकॉज बहुत सारे टॉप के एथलीट्स हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं हैं, तो वो सारे तो कम्पीट करेंगे राइट। तो जब वो कम्पीट करेंगे तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। और अगर इन्होंने फ्रंट की कंडीशनिंग नेल नहीं करी, अपने आर्म्स वैसे ही सॉफ्ट ले आए डायरेक्ट जैसे, अपने चेस्ट को वैसा ही ले आए, तो मैन इनके लिए क्वालिफाई करना इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाकी आप बताओ क्या आपको लगता है कि इनको एक ही शो में क्वालिफिकेशन मिल जाएगी या फिर 2-3 शो इनको भी कम्पीट करने पड़ेंगे? लेकिन चलो इस बात को छोड़ते हैं अभी के लिए और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है इस माइक सोमरफील्ड की। माइक सोमरफील्ड इस वक्त है ऑफ सीजन में, एंड जिस तरह की मसल मास ही हैज़ एडिड, इससे तो यही लग रहा है मैन इज ही गोइंग टू ओपन। क्या ये ओपन क्लास में जा रहे हैं, ओपन कैटेगरी में जा रहे हैं? क्योंकि कई बार ये रूमर्स उड़ चुके हैं, कई बार इस बारे में मजाक भी कर चुके हैं, एंड अब हिज फिजिक इज जस्टिफाइंग द रूमर्स। इनके फिजिक से ये रूमर्स ना सारे जस्टिफाई हो रहे हैं, जिस तरह का मसल मास, जिस तरह की थिकनेस इनके फ्रेम पर एडिड लग रही है, एब्सोल्युटली क्रेजी क्लासिक स्ट्रक्चर विद ग्रेट मसल मास। तो मैंने एक बहुत अच्छा स्कोप तो इनके लिए बनता है अगर ये ओपन डिवीजन में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर
काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है इनको अपना स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर इतनी अच्छी फिजिक होने के बाद भी 5वीं प्लेस से 7th प्लेस पर गिर गए, और इस बार भी मुझे नहीं लग रहा है इनके चांसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के, बिकॉज नीचे के जो है ना वेस्ली विजर्स वगैरह, माइकल डबूल, ये ऊपर चढ़ चुके हैं और ये अपनी जगह बिल्कुल किसी को भी नहीं देंगे। अब वेस्ली तो और ज़्यादा ही टॉप पे आएंगे, बाकी माइकल डबूल हो गए और दूसरे हो गए, तो माइक सोमरफील्ड के मुझे इतने चांसेस नहीं लग रहा फिर से टॉप 6 क्रैक करने के, जबकि फिजिक इनकी बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है। तो हो सकता है इस रीज़न से ही डिड डिसाइड दिस कि ओपन डिवीजन में जाना चाहिए। बाकी लास्ट ईयर ही वेट कैप के बिल्कुल पास थे, इतना ज़्यादा वेट कैप इनके पास था नहीं, और उसके बाद मसल मास आप ऐड कर लो तो फिर वही कट करना पड़ेगा, इतना कुछ खासा आपको फ़ायदा होगा नहीं। आप बहुत साल से कम्पीट कर रहे हो तो इतनी इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो अब यही है गाइस कि ये ओपन डिवीजन में ही जाने के ट्राई कर रहे हैं, उसी हिसाब से इन्होंने अपने फेम को ग्रो करा है। अभी ये रिवील नहीं कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन हाँ विद टाइम मुझे लग रहा है कि अनाउंस कर देंगे इस चीज़ को भी। बाकी इस बारे में टाइम विल टेल मोर। इनका फ्रेम तो इस तरह से है कि ये ग्रो करना चाहता है, पता लग रहा है। जैसे ये थोड़े से भी ऑफ सीजन में आते हैं ना, बिल्कुल बलून जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा फुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर फ्रेम इनका लगने लग जाता है। तो फ्रेम इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, फ्रेम तो चाहता है कि ग्रो करूँ। ऐसा ही सेम रामोंटिनो के साथ भी है, सेम स्टेफन मटाला के साथ भी है, बट ये तीनों ही क्लासिक डिवीजन में हैं। अब देखते हैं माइक क्या डिसाइड करते हैं। बाकी अब बताओ गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारी अपडेट्स और लानी है, रोज़ लाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।